हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आवारा मसीहा की भूमिका और साथ साथ में आवारा मसीहा के जो 3 भाग हैं। 3 भाग, पहला भाग जो है दिशाहारा, जिसमें आपके 18 शीर्षक हैं। 18 शीर्षक को हम बिल्कुल क्रम से देखेंगे, ठीक है। दिशा की खोज में आपके 18 शीर्षक हैं, ठीक है। उन 18 शीर्षकों को भी हम जो है वो क्रम से देखेंगे। उसके बाद दिशांत आता है जिसमें कुल 30 शीर्षक हैं, तो उन 30 शीर्षकों को भी बिल्कुल क्रम से देखेंगे हम। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले भूमिका से देखेंगे। भूमिका में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई हैं, उनको मैं हाईलाइट कर दूंगी साथ साथ में, ठीक है। बाकी सारी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे मैंने रखी है, आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं। चलिए भूमिका पर चलते हैं। आवारा मसीहा का बोला ये जो संस्करण है सन 1999 में, एक मिनट में पेन ले लूँ साथ के साथ में, ठीक है। बोला आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। क्योंकि आवारा मसीहा कब लिखा गया है आपका, आवारा मसीहा 1979। अगर विष्णु प्रभाकर की बात करें तो विष्णु प्रभाकर का जन्म जो था वो 1912 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ है, और आपका आवारा मसीहा 1974 में लिखा गया है। बोला 25 वर्ष बीत गए इस बात को, इन वर्षों में इसके अनेक संस्करण हो चुके हैं, ठीक है। कितने वर्ष बीत गए, 25 वर्ष बीत गए। बोला पहला संस्करण हुआ तो मैं मन ही मन डर रहा था कि कहीं बंगला मित्र मेरी कुछ स्थापनाओं को लेकर क्रुद्ध ना हो उठे, लेकिन मेरे हर्ष का पार नहीं था जब सबसे पहला पत्र मुझे एक बंगला भाषा की पत्रिका के संपादन का मिला। उन्होंने लिखा था कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चिरस्थायी कार्य किया है जो हम नहीं कर सके। मैं तो जैसे जी उठा, वैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी पाठकों ने मुझे साधुवाद दिया। उन पाठकों में सभी वर्गों और श्रेणियों के व्यक्ति थे। तब से यह क्रम अभी तक जारी है। कौन कहता है? ये जो है विष्णु प्रभाकर कह रहे हैं कि जब मैंने इस आवारा मसीहा को लिखना शुरू किया था, तो क्योंकि ये जो आपके जो विष्णु प्रभाकर इन्होंने जो ये लिखी है ना शरद चंद्र के जीवन के ऊपर, क्योंकि शरद चंद्र जो थे ये, ठीक है, ये मतलब बांग्ला के थे, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि जब मैंने इसको लिखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा शायद मतलब ये लोग मुझे पसंद ना करें, पर जब मुझे उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बोला तब से मैंने लिखना इसको जारी रखा। इस रचना की बोला ये जो रचना है आपकी, इसकी रचना प्रक्रिया का प्रथम संस्करण की भूमिका में मैंने विस्तार से प्रकाश डाला है। उसके प्रकाशित होने के बाद मुझे ये आशा थी कि शायद कुछ और तथ्य सामने आए, लेकिन तीसरा संस्करण प्रकाशित होने तक कुछ विशेष उपलब्धि नहीं हुई, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य सामने आई जो उनके चरित्र को और उजागर करती थी। उनका वर्णन तीसरे संस्करण की भूमिका में जो है सितंबर 1977 में, ये जो इसका तीसरा संस्करण की भूमिका है, ठीक है ना, वे सब अंश इस संस्करण की भूमिका में शामिल कर लिए गए हैं। यानी कि जो हमारे तीसरे संस्करण की भूमिका है ना, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बोला दूसरे संस्करण में टंकण और मुद्रण या किसी और प्रमादवश जो अशुद्धियां रह गई थी उन्हें भी ठीक कर दिया। यहाँ वहाँ आए कुछ उदाहरण या तो निकाल दिए गए या उनका कलेवर कुछ कम कर दिया गया। तो आपने याद रखना है दूसरे संस्करण की भूमिका में टंकण और मुद्रण की बात की गई है। मैंने उस संस्करण में बंगला शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया था। समीक्षकों और जो सुधी पाठकों के सुझाव पर उन्हें भी कम कर दिया गया। महात्मा गांधी पर शरद बाबू ने जो मार्मिक लेख लिखा था, ठीक है, याद रखना है किसने किसके ऊपर लेख लिखे हैं, ठीक है ना, सुन लेना इसको आपने, ठीक है। कि बोला महात्मा गांधी, ये आते हैं आपके, महात्मा गांधी ने शरद बाबू के जीवन पर जो मार्मिक लेख लिखा उसे परिशिष्ट में दे दिया गया था। परिशिष्ट जो है ना आपका, ये आपका दिशांत जो है, इसका जो 30वां जो मतलब ये जो तीसरा भाग है दिशांत, ठीक है, इसका जो 30वां शीर्षक है ना वो परिशिष्ट, ठीक है। तो उसमें बोला इन्होंने दे दिए गए हैं उसे लेख। उस लेख को देने का कारण ये था कि शायद सभी लोग उन्हें गांधी जी का कट्टर विरोधी मानते थे, पर उस लेख में शरद बाबू ने उनका जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उनके प्रति विरोध के रहते भी जो गहरी आस्था प्रकट की है वे अद्भुत है ना। उसे परिशिष्ट में देने का कारण ये था कि तीसरे खंड में भारीपन की जो शिकायत कुछ मित्रों ने की थी वो कम हो जाए, शायद हुई भी है।
शरद बाबू की जन्म शताब्दी के उत्सव सितंबर 1977 तक समाप्त हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। उस समय बांग्ला में उन्हें लेकर बहुत कुछ लिखा गया, उन्हें फिर से खोजने की चेष्टा की गई। मुझे आशा थी कि संभवतः उनके जीवन के संबंध में कुछ नए तत्व उजागर हों। कहने को कुछ हुए भी, पर उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो इस पुस्तक की मूल स्थापनाओं को प्रभावित कर सकता था। फिर कुछ बातें ऐसी थी कि उनका उल्लेख करना आवश्यक था। गुजराती में सबसे पहले 1925 के आसपास महात्मा, ये ना इम्पॉर्टेंट, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता है कि यहाँ से चीज़ें बनती हैं बहुत ज़्यादा। गुजराती में सबसे पहले सन 1925 के आसपास महात्मा गांधी के आदेश पर बोला उनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद किया श्री महादेव देसाई ने किया था। याद रखिएगा, नाम को याद रखना है। ये आपका ये जो है ये वाला, ये यहाँ से ये प्रश्न आ चुका है अभी वाले एग्जाम में, आपका दिसंबर वाले एग्जाम में आपका ये प्रश्न जो है PYQ प्रश्न है। ठीक है ना, ये आ चुका है प्रश्न। गुजराती में सबसे पहले 1925 के आसपास महात्मा गांधी, वहाँ पे ये नहीं था, वहाँ पे सिर्फ ये था आपका। गुजराती में श्री महादेव देसाई ने जो है ना, बिराज बहू, बिंदो का लल्ला नहीं था वहाँ पे। ठीक है, बिराज बहू था और श्रीकांत, इन दो रचनाओं का जो था वो अनुवाद किया था। अब हमारा जो काम है इन सभी को ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न गुजराती में बोला सबसे पहले 1925 के आसपास महात्मा गांधी के आदेश पर उनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद श्री महादेव देसाई ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा। वे रचनाएं हैं बिराज बहू, बिंदो का लल्ला, राम सुमति और मंझली दीदी। इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से आपको पक्का प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके मधुर कंठ की चर्चा इस पुस्तक में विस्तार से की गई है ना। पर बोला उनका रचा कोई गीत भी है, इसकी प्रमाणिक जानकारी मुझे नहीं थी। श्री सत्येश्वर मुखोपाध्याय ठीक है, अपने एक लेख में सुर प्यारी शरद चंद्र में ये दावा किया है कि षोडशी नाटक का ये गीत उन्हीं की रचना है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी रचना की बात है। बोला तोर पावर छिल जखन और ओरे अबोध मन, मरण खैलार ने शाये मेते, रैली अचेतन ओरे अबोध मन, तखन छिली मणि छील मणिक पथेर धारे। है ना, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने ये सारे का सारा यहाँ पर जो है वो रख दिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है ये आपका, है ना। अवारा मसीहा की भूमिका में है ये। ठीक है, तारे अतल तले तलिए गेल, शेष साधनार धन और अबोध मन। हिरणमयी देवी के विवाह को लेकर एक बार फिर विवाद उठा। हिरणमयी कौन थी? इनकी पत्नी थी। देखो, इनकी जो प्रेमिका थी ना, प्रेमिका जो थी, ठीक है, इनकी जो प्रेमिका थी शरद की, वो नीरदा थी, पर शादी जो हुई थी वो हिरणामयी से हुई थी। ठीक है ना, हिरणामयी से हुई थी। हिरणामयी का नाम जो था ना, ये इसका नाम जो था ये मोक्षदा था, प्यार से इसको ये हिरणामयी जो थे वो कहते थे। ठीक है, चलो देखते हैं। बोला हिरणामयी देवी के विवाह को लेकर एक बार फिर विवाद उठा, लेकिन वसीयतनामे में शरद बाबू ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया। आपको पता है कि वसीयतनामा आपका पूछा गया कि लास्ट दिनों में, मतलब अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में शरद बाबू ने कोई वसीयतनामा लिखवाया या नहीं, तो बिल्कुल लिखवाया था। बोला वही हमारे लिए सत्य है ना। बोला शास्त्र मत विधि विधान से उन्हें ये पद मिला था। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं मेन चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं उन्हीं को ही हाईलाइट करूँगी। वे मन से मुक्त क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता करते थे। ठीक है, अच्छा यहाँ से आइए। बोला हेनरी वुड के उपन्यास स्टलीन के आधार पर शरद ने एक उपन्यास अभिमान लिखा था। और मैं बता देती हूँ यहाँ से यहाँ तक कि आपसे अगर प्रश्न बना तो यहाँ से पक्का बनेगा। ठीक है, यहाँ से पक्का प्रश्न बनेगा भूमिका कि शरद चंद्र ने कौन सा उपन्यास जो है वो हेनरी वुड के उपन्यास को देखकर लिखा था। तो इन्होंने अभिमान लिखा था, जिसे पढ़कर एक युवक इतना क्रुद्ध हो गया कि उनसे मारपीट करने के लिए तैयार हो गया। श्री गोपाल चंद्र राय का अनुमान है कि वह युवक ब्राह्मण समाज का रहा होगा, क्योंकि अभिमान में वह ब्राह्मण समाज परिवार की नारी अपने पहले पति को त्याग कर दूसरा विवाह कर लेती है। इसलिए जिस परिवेश का उपन्यास है उस परिवेश में ऐसा करना पाप नहीं होता, ना समझा जाता है, परंतु इस युग के बोला भारतीय परिवेश में ऐसा चित्रित करना निसंदेह निंदनीय समझा जाता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये सारे का सारा। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ से यहाँ तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी ये चीज़ें, ये गोपाल चंद्र का नाम आपका, ठीक है, इसलीन आपका,
ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोला एक और महत्वपूर्ण तथ्य आवश्यक है कि श्रीमती निरुपमा देवी ने पत्र लिखकर उनसे प्रार्थना की थी। निरुपमा कौन थी? नीरू थी, ये था विधवा पात्र थी। निरुपमा जो है ये कौन थी? ये विधवा पात्र थी, याद रखिएगा, विधवा पात्र है ये आपकी, है ना, ये विधवा है, नीरू नाम की जो लड़की है, ठीक है। उनसे प्रार्थना की थी कि वे अपनी रचनाओं में विधवा चरित्र की आलोचना ना करें। तब उन्होंने निरुपमा देवी को वचन दिया था, तुम्हारे मन को आघात पहुंचा ऐसा कुछ कभी नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये इस निरुपमा का नाम जो था ये नीरू था, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, और ये विधवा थी। निरुपमा देवी से उनके संबंधों की विवेचना करते समय बोला इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, हम पहुंचे थे कि वे भागलपुर से कब भागे। जब विष्णु प्रभाकर उनकी जीवनी लिख रहे थे तब कहते हैं कि मुझे अब ये नहीं पता कि वे भागलपुर से कब भागे। सब कुछ सही तब पता लगा, बोला जब भागलपुर में ही रचित और हस्तलिखित पत्रिका में प्रकाशित उनकी जुलाई 1901 में एक रचना देखने को मिली। कब रचना देखने को मिली? 1901 में, याद रखिएगा। दिसंबर 1902 के अंत में उन्होंने अपनी बहन के घर गोविंदपुर में मामा गिरिंद्रनाथ को जो पत्र लिखा था वह मुझे दिल्ली में ही उनके पुत्र की अमल कुमार गांगुली के सौजन्य से सन 1973 में मिला। ये सब चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। वह वहाँ से कब लौटे इसकी तिथि भी अनुमानित प्रमाण के सहारे निश्चित कर ली गई, नहीं तो एक लेखक ने उन्हें उसके बाद भी रंगून में रविंद्रनाथ से मिलने दिखाया है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं कि जब मैं उनकी जीवनी लिख रहा था तब की बात है। उनके प्राय सभी जीवनीकारों ने लिखा है कि उन्होंने मैट्रिक दिसंबर 1894 ईस्वी में पास की है, ठीक है। मैट्रिक कब पास की है? 1894 ईस्वी में पास की है। लेकिन जब मैंने विश्वविद्यालय जाकर कैलेंडर देखा तो परीक्षाएं सोमवार 12 फरवरी और 1894 से आरंभ हुई हैं। परीक्षाफल अधिक से अधिक अप्रैल 1894 से घोषित हुआ होगा, कैलेंडर में भी दिसंबर में ही छप गया होगा, है ना। तो ये बात कर रहे हैं कि उसी को देखकर सबने मान लिया कि उन्होंने दिसंबर 1894 में मैट्रिक को पास किया है। यदि ऐसा हुआ होता तो वे उस वर्ष कॉलेज में प्रवेश कैसे पा सकते थे? आगे बोला है तो इन सब विसंगतियों का अंत नहीं था। बेशक ये विसंगतियां शरद चंद्र को प्रभावित नहीं करती, वे कब कहाँ रहे कहाँ गए मतलब कोई महत्व नहीं रखता। जीवन क्रम को समझने के लिए ये जो था ये स्वाभाविक था, ठीक है। आवारा मसीहा नाम लेकर काफ़ी, अब बोला आवारा मसीहा लिखने के टाइम भी काफ़ी उहा मची थी, ठीक है ना। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं तो इस नाम के माध्यम से ही यही बताना चाहता था कि कैसे एक आवारा लड़का अंत में पीड़ित मानवता का मसीहा जो है वो बन जाता है, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा आप। ये संस्करण आते आते मुझे कुछ घटनाओं के बारे में और तथ्यों के बारे में जानकारी मिली। पृष्ठ 138 पर उनके मामा उपेंद्र नाथ उन्हें खोजते खोजते एक वैश्यालय गए और शरद के बारे में पूछा तो उन्हें उत्तर मिला वो ऐसा था, ओह दादा ठाकुर के बारे में पूछते हैं, ऊपर चले जाओ, सामने ही पुस्तकों के बीच में जो मानुष बैठा है वही शरद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एक आपके फिल्म का निर्माण हो चुका है देवदास का, ठीक है। पारो, देवदास, चंद्रमुखी, उन सब का जिक्र जो है ना वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर पृष्ठ 255 पर बोला पाथेर दावी के जब्त होने की तारीख सरकारी दस्तावेज के अनुसार जो है वो 1927 से, याद रखिएगा। आपको पता है कि पाथेर दावी जो है ये क्रांतिकारी विचारों के कारण जो था इनकी पुस्तक को जब्त कर लिया गया था, जबकि चरित्र ही इनको जो है, ठीक है, उसको जो है वो अश्लील कहकर जो था वो अस्वीकार किया गया था। अब पाथेर दावी को कब जब्त किया गया था? ये बोला है कि दस्तावेज के अनुसार तो 1927 है, पर अर्थात 31 अगस्त 1926 को प्रकाशित होने के 4 माह बाद जो है पुस्तक जब्त कर ली गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी ये, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है प्रेमचंद के कहानी संग्रह पर अपनी सम्मति देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की, पर साथ ही ये भी लिखा कि रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ उनकी तुलना करना अनुचित है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस पुस्तक की भूमिका में श्री मनन द्विवेदी ने लिखा था। कुछ लोगों का विचार है कि आपकी गलत साहित्य मार्तंड रविंद्र बाबू की रचना से टक्कर लेती है। ये मनन द्विवेदी का कथन है, याद रखिएगा। सप्त सरोज आता है, सप्त सरोज में निम्न कहानियां संकलित थी। बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सप्त सरोज है, बोला सप्त सरोज में एक आपकी बड़े घर की बेटी, सौत है, ठीक है, सज्जनता का दंड है, पंच परमेश्वर है, नमक का द्रोगा है, उपदेश है और परीक्षा। प्रथम खंड अध्याय 10 में राजा शिव चंद्र की चर्चा आई है और तत्कालीन
सुधारक दल के नेता माने जाते हैं। वे प्रसिद्ध हो गए थे कि उनके बारे में कहावत बन गई थी, राज न पाट शिवचंद्र राज, ढोल न ढांक अंग्रेजी बाज। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, आवारा मसीहा में आई किसी घटना के बारे में मैंने कल्पना नहीं की थी। ठीक है, यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको ऐसे आपके पास छोड़ दिया है। बोला, अंत में शरद के प्रति नतमस्तक होकर बंगला के मूर्धन्य कवि नजरुल इस्लाम, नाम याद रखिएगा, अंत में शरद के प्रति नतमस्तक होकर बंगला के मूर्धन्य कवि है नजरुल इस्लाम। ठीक है, नजरुल इस्लाम के शब्दों में इतना ही कहूँगा कि अब मान नार अतल गहरे, ये मानुष छिलो लुकाए, शरद चंद्र जो सना तादेर दिलो राजपथ दिखाए, विष्णु प्रभाकर। ठीक है ना। तो उनके शब्दों में ये किसने, ये कथन किसके हैं, ये बोला यहाँ पर जो है आपको बताया है कि ये बंगला के मूर्धन्य कवि नजरुल इस्लाम के शब्द हैं ये। ठीक है ना। अब मान नार अतल गहरे, ये मानुष छिपो लुकाए, शरद चांद्रे जो सना तादेर दिलो राजपथ दिखाए। ठीक है ना। तो ये विष्णु प्रभाकर ने जो है इसकी भूमिका में ये लिखा है। ठीक है, 28 जुलाई 1999 में अजमेरी गेट दिल्ली। ठीक है, उसके अलावा शुरुआत में ये भी याद रखिएगा कि हिंदी प्रकाशन के भीष्म पितामह श्री नाथूराम प्रेमी को, जो अब नहीं रहे हैं, लेकिन जिनकी प्रेरणा के बिना आवारा मसीहा का सृजन असंभव था, यानी कि विष्णु प्रभाकर ने किसकी प्रेरणा से आवारा मसीहा को लिखा था, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये है इन्होंने नाथूराम प्रेमी की प्रेरणा से जो है इन्होंने आवारा मसीहा को लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये इतना सा पॉइंट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसकी आवारा मसीहा की अगर बात करें तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की ये जो है जीवनी है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा है। ठीक है, शरद चंद्र के जीवन के ऊपर 1974 इसका प्रकाशन वर्ष है और विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, आवारा मसीहा की बात करते हैं। बोला, ये बंगला उपन्यासकार शरद की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित ये जीवनी 3 भागों में विभाजित की गई है। ठीक है, 3 भाग हैं। पहला भाग दिशाहारा, दूसरा दिशा की खोज, तीसरा दिशांत। दिशाहारा में शरद की बचपन की घटनाएं हैं, इसमें कुल 18 शीर्षक हैं। दिशा की खोज इसमें साहित्यिक जीवन की और जीविका की खोज करने के लिए गए थे। ठीक है, कहाँ, रंगून में, इसमें भी 18 आपके शीर्षक हैं। ठीक है, दिशांत की बात करें, दिशांत में जो है इनके सामाजिक कार्य व साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। इसमें कुल 30 शीर्षक हैं। ठीक है, इन सभी शीर्षकों को हम क्रम से भी देखेंगे, 18 शीर्षक कौन कौन से हैं और 30 शीर्षक कौन कौन से हैं। आपका काम है, आप पहले 5 और अंत के 5 को ज़रूर याद कीजिएगा और पढ़ें। सभी को इस पढ़ना आपने सभी को ही है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सारांश की दिशाहारा की बात करें, दिशाहारा में 18 शीर्षक। शरदचंद्र के पिता का नाम क्या था, मोतीलाल चट्टोपाध्याय, और माता का नाम भुवन मोहिनी था। उनका जन्म 15 सितंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है, शरद देवानंदपुर में हुआ था। ठीक है, शरद के पिता जो थे कल्पना जीवी थे, जिस कारण वे अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर ही रहते थे। शरद को भागलपुर में अपने नाना केदारनाथ गंगोपाध्याय के कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था। ठीक है ना। तो इनका जन्म जो था कहाँ पर हुआ था, देवानंदपुर में हुआ था। ठीक है, इनके पिता जो थे वो घर जमाई बनकर ही रहते थे, याद रखना है। ठीक है, शरद चंद्र का जो बचपन है देवानंदपुर में ही बीता। वे बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। घर में खाने पीने की चीज़ों की कमी रहती थी। पिता एक स्थान पर ठहर कर जो है वो जीवन यापन नहीं करते थे। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा। बोले, जिससे परिवार को बार बार जो है वो आर्थिक तंगी मतलब का सामना करना पड़ता था, क्योंकि घर बार बार बदल रहे हैं। शरद बोला, पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन दिशाहीन रहने के कारण पथ से भ्रष्ट रहते थे। वे तालाब से मछली चुराते थे, बाग से फलों को तोड़ते थे। ठीक है, फिर उसे गरीबों में बांट देते थे। शरद के बावजूद भी वे पढ़ाई में शरारत के बावजूद भी शरद बोला पढ़ाई में बहुत मेहनती थे। 18 वर्ष की आयु में एंट्रांस पास करके भागलपुर के तेज नारायण जुबली कॉलेज में भर्ती हुए थे। यानी कि कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए ये कहाँ गए थे, भागलपुर में गए थे। कब, 18 वर्ष में। ठीक है ना। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। ठीक है ना, क्योंकि
कुछ उनकी हालत जो थी, आर्थिक हालत सुधारने के लिए उनको फिर नौकरी करनी पड़ी। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको ना नौकरी भी छोड़नी पड़ी। फिर नीरदा नाम की एक लड़की से प्रेम करते थे, ठीक है। इनकी प्रेमिका कौन थी? नीरदा थी। शादी तो बाद में मोक्षदा के साथ हुई थी, जिसे हिरण्मयी कहते थे। सामाजिक कठोरता के कारण उसका प्रेम असफल रहा। एक दिन पिताजी द्वारा संग्रहित कीमती पत्थरों को बेच देते हैं, जिस कारण पिताजी उन्हें खूब सुनाते हैं और वो घर छोड़कर जो है वो चले जाते हैं। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वापस घर आ जाते हैं और अपने भाई बहन की चिंता करने लगते हैं। फिर रोजगार के लिए रंगून चले जाते हैं, ठीक है। दिशा की खोज है। इस शीर्षक की शुरुआत होने के प्रकरण में शरद रंगून आ गए थे। रंगून में रहकर भी अपने मामा अघोरनाथ के, यहाँ पे याद रखिएगा, दिशा की खोज में ये कहाँ पर पहुँच गए थे? रंगून में पहुँच गए थे और वह अपने मामा अघोरनाथ के यहाँ नौकरी करने लगे। प्रारंभ में अस्थाई नौकर थे, क्लर्क थे, ठीक है। बाद में स्थायी हो गए थे और वहां पर ये ना किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे, ये भी आपने याद रखना है, गायक के रूप में। फिर अचानक वहां पर प्लेग की बीमारी फैल जाती है, जिससे वो ग्रस्त भी होते हैं, लेकिन उनके प्राण फिर से बच जाते हैं। यही उनकी जो परिचय था वो शांति से हुआ। शांति के पिता एक बूढ़े से उसका विवाह करना चाहते थे। अंत में शरद ने उससे विवाह कर लिया और जल्दी ही शांति की भी मृत्यु हो गई। उस समय जब इनकी जो पत्नी थी शांति, ठीक है, जब बोला उसकी मृत्यु हुई ना, तब इनकी बड़ी दीदी जो कहानी थी वो प्रकाशित हो चुकी थी। फिर कुछ समय बाद बोला मोक्षदा नामक युवती जो थी, इससे इनका विवाह हुआ, ठीक है, जिसको ये प्यार से हिरण्मयी कहते थे। ऐसा कहते हैं ना कि जब इनकी मरते समय शरद ने एक वसीयतनामा लिखा था और वसीयतनामे में इन्होंने अपनी जो सारी संपत्ति थी वो हिरण्मयी के नाम पर कर दी थी, है ना। पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। फिर घर में आग लग जाने से इनकी सारी पुस्तकें जल गई। तेल चित्र हो गया, चरित्रहीन हो गया। नारी का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं जलकर राख हो गई, ठीक है। याद रखना है कौन कौन सी पुस्तकों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कलकत्ता आने पर यमुना पत्रिका के संपादक के आग्रह पर इन्होंने नारी मूल्य निबंध जो था वो लिखा, ठीक है। इन्होंने नारी पर काफ़ी काम किया है, ठीक है। नारी पर काफ़ी निबंध भी लिखे हैं, ठीक है। इन्होंने जो है वो नारी मूल्य और रामेर सुमिति आदि कालजी रचनाएं भी लिखी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों रचनाएं, इनको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे है कि उनकी लिखी रचना चरित्रहीन को अश्लील भी कहा गया, लेकिन उन पर कोई लेकिन फिर भी वह रचना करते रहे। श्रीकांत तथा विराज बहू जैसे उपन्यास की रचना की। अंत में वह त्यागपत्र देके कलकत्ता चले आए। फिर तीसरा शीर्षक आता है दिशांत, जिसमें 30 शीर्षक हैं। फिर ये वहाँ से कलकत्ता लौट आते हैं, ठीक है। लौटने पर शरद का हृदय से स्वागत किया जाता है। कलकत्ता में वह एक किराए के मकान में पूरे परिवार के साथ संगठित होकर रहने लगे। कुछ ही दिनों में शरद काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, उनकी कृतियां लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। इसमें जो उनकी प्रसिद्ध कृतियां थी वो थी देवदास, काशीनाथ स्वामी, दत्ताग्रह दास आदि। काफ़ी धूम मचा दी। इसी समय शरद का राजनीतिक जीवन जो था उसमें भी सक्रिय हो गए। उस समय तक स्वतंत्रता आंदोलन भी जोर पकड़ चुका था। वे गरम दल के विचारों को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे, इसलिए ये जब साहित्य राजनीति में जब ये सक्रिय हुए थे तो किस दल से जुड़े थे? गरम दल के साथ जुड़े हुए थे। लोकमान्य तिलक के विचारों से ये काफ़ी प्रभावित थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। शरद बाबू को चरखा चलाने का विशेष जो था वो आनंद मिलता था इनको, चरखा चलाने का। एक चरखा चलाने आपका जो मैला अंचल उपन्यास आता है उसमें भी चरखे का जिक्र किया गया है, जिसमें काली आपका मंगला और आपके एक और पात्र कालीचरण जो है, दोनों मिलकर जो है वो चरखा सेंटर चलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। आगे पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। रविंद्रनाथ के प्रशंसकों में ये एक थे, ठीक है ना। लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित और रविंद्रनाथ के प्रशंसकों में से ये एक थे, ठीक है ना। कहानियों में राजनीतिक विषय पर ये कहानियां भी राजनीतिक विषय पर लिखते थे। जमींदार प्रथा के खत्म होने के ये पक्षपाती थे, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने पाथेर दाबी नामक उपन्यास लिखा, जिसको क्रांतिकारी विचारों के कारण जब्त कर लिया गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं चीज़ें, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाद में बुढ़ापे में उनको कैंसर हो गया और फिर भी वे काफ़ी कभी इसकी चिंता नहीं करते थे। वे कहते थे रोग अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अंत में वे ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जहाँ 16 जनवरी 1938 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। प्रमुख पात्र यहाँ पर दिए गए हैं आपके, ठीक है। केदारनाथ
एक मिनट में पेन ले लूँ। केदारनाथ नाना है, मोतीलाल पिता हैं, भुवन मोहिनी इनकी माता है, अघोरनाथ इनके छोटे नाना है, सुरेंद्र नाथ इनके मामा है, मणिंद्र जो है इनके छोटे नाना है, ठीक है ना, और नाना का बेटा, ठीक है, शरद का सहपाठी, ठाकुर दास बड़े मामा, अक्षय पंडित पहले गुरु, राजू हैं, काशीनाथ इनके दोस्त हैं, धीरू इनका दोस्त है, नीला इनका दोस्त है, मुंशाई सेवक है, देवी इनका छोटा मामा है। देवी जो है ये आपके PYQ में पूछे गए पात्र हैं, ये PYQ में पूछे गए पात्र हैं ये, ठीक है। राजेंद्र नाथ मित्र था इनका, प्रायु में बड़ा था। बंदोपाध्याय पंडित, ठीक है। भोलू जो कि कक्षा का प्रमुख था यानी कि मॉनिटर था। सदानंद इंपॉर्टेंट पात्र है जो कि इनका मित्र था और मछली और फल चोरी करने में वही इनका काम सहायता करता था। शांति पहली पत्नी थी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। मोक्षदा हिरणमयी इनकी दूसरी पत्नी थी, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी नीरदा जो है, ठीक है, नीरदा जो है इनकी प्रेमिका। राजबाला, विराज बहू, नयनतारा, शशितारा आदि जो हैं ये प्रमुख पात्र यहाँ पर दिए गए हैं। कथा की शुरुआत की बात करें तो कथा की शुरुआत भागलपुर ननिहाल से होती है। इनके नाना लोग गांगुली परिवार के थे। मोक्षदा से इन्होंने शैव रीति से विवाह किया था, ठीक है, इसलिए उसका नाम जो था वो हिरणमयी रखा था, ठीक है। शरद चंद्र ने मूल्य मूल्य पर निबंध लिखने की, यानी कि नारी मूल्य 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 मूल्य, ठीक है, मूल्य मूल्य पर निबंध लिखने की जो ये थी योजना, ये किसने बनाई थी? शरद चंद्र ने बनाई थी। केवल नारी का मूल्य ही लिखा जा सका, अन्य मूल्यों का ना लिखा जाना साहित्य का दुर्भाग्य रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पर प्रमुख उदाहरण जो है वो भी दिए गए हैं, जैसे हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है। इसका मुख्य कारण था शरद चंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति। उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की मुझे बहुत इच्छा हुई। सही अर्थों में जिसे जीवनी कह सकें वैसी कोई पुस्तक बांग्ला भाषा में आज तक नहीं हुई है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने सारे के सारे PDF को रख दिया है, आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल कर देती हूँ। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी यहाँ से, इंपॉर्टेंट है आपका, इसको देख लीजिएगा, ये सब चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। वैसे क्लास में मैं सब करवा चुकी हूँ आपको, पर फिर भी एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि इस आवारा मसीहा को लिखने के लिए 3 पुस्तक सामग्री, यानी कि 3 पुस्तक की सामग्री के 3 स्रोत हैं। एक तो उनके जो व्यक्तियों से साक्षात्कार जो शरद से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे, दूसरे समकालीन मित्र और लेख, ठीक है, और तीसरा जो था बोला, तीसरे जो थे उनके यहाँ वहाँ बिखरे हुए जो कुछ प्रसंग और उनकी रचनाएं, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से पुस्तक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, उनको देख लीजिएगा। मैंने सभी को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। कौन सा उद्योग करते थे? तितली उद्योग करते थे, ठीक है। पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना उनको बहुत प्रिय था, ठीक है ना। यहाँ से ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ सब हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। धीरू लड़की थी जो करौंदे की ऋतु आते ही उनको करौंदे की माला अर्पित करती थी। क्लास में ऑलरेडी हम सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैं धीरे धीरे से ही स्क्रॉल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहें, ठीक है। उसके अलावा अब हम चलते हैं, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये मैंने सारे का सारे, इसको थोड़ा सा मैं जूम किया है, मैंने इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ तो थोड़ा धीरे धीरे आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये उपन्यास आपका सॉरी ये जो जीवनी है, ठीक है, ये ख़त्म होती है। अब हम इनके देखते हैं जो प्रकरण है, ठीक है। चलिए प्रकरण की बात करते हैं। प्रकरण की बात करें, प्रथम जो आपको पता है जो इसके 3 भाग हैं। प्रथम जो भाग है वो है दिशाहारा के नाम से, उसमें कुल 18 आपके शीर्षक हैं। पहला जो शीर्षक है विदा का दर्द, भागलपुर में कठोर अनुशासन, राजू उर्फ इंद्रनाथ से परिचय। चौथा है बश का गौरव, 5वां होनहार वीरबान, 6वां रोबिन हुड है आपके, 7वें अच्छे विद्यार्थी कथा विद्या विशारदा तक, 8वां है आपका एक प्रेम प्लावित आत्मा, 9वां वह युग, 10वां नाना परिवार के से विद्रोह, 11वां शरद को घर मत आने दो, 12 है राजू उर्फ इंद्रनाथ की याद, 13 है सुजिन का युग, 14 आलो और छाया, 15 है
प्रेम की अपार भूख, 16 है निरुद्देश्य यात्रा, 17 है जीवन मंथन से निकला विष, 18 है बंधुहीन लक्ष्यहीन प्रवास की ओर। ठीक है, तो ये जो आपका प्रथम भाग है, प्रथम भाग दिशाहारा, दिशाहारा के ये 18 शीर्षक हैं। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा कि दिशाहारा में जब विदा हुआ तो भागलपुर पहुंचा, वहां पे राजू से मिला, राजू को अपने वश में कर कर बहुत होनहार बना, और रॉबिन हुड जो था एक अच्छा विद्यार्थी था जो कि प्रेम में फंस कर वह युग में नाना से जो था विद्रोह कर बैठा और शरद को बोला कि इसको घर मत आने दो। राजू सुजिन युग में आलो और छाया, प्रेम की अपार भूख में निरुद्देश्य जो था वो बंधुहीन होकर यहाँ वहाँ फिरता रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा जो भी आपसे बनती है। ठीक है, अगला जो हमारा ये आता है, ठीक है, ये है दिशा की खोज। ठीक है, ये दूसरा आपका भाग है। इसके इसके भी कुल 18 जो हैं वो शीर्षक हैं, देखते हैं। एक और पहला जो शीर्षक है, एक और स्वप्न भंग, सभ्य समाज से जोड़ने वाला युग, खोज और खोज वह अल्पकालिक दाम्पत्य जीवन चित्रांकन, इतनी सुंदर रचना किसने की, प्रेरणा के स्रोत, मोक्षदा से हिरणामयी, ग्रहदाह, हाँ अब फिर लिखूंगा, रामेर सुमिति, शरेत सुमिति, सृजन का आवेग, चरित्रहीन क्रिएंटी, आलमरिंग संसेक्शन, भारत में दिराज बहू, विजयी राजकुमार, नए नए परिचय, 17 है देहाती समाज और आपका और आवारा श्रीकांत, 18 है दिशा की खोज। ठीक है, तीसरे पर्व की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा पर्व आता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा जो पर्व है आपका, यहाँ पर इसके जो कुल शीर्षक हैं ये 30 इसके जो हैं शीर्षक हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं 30 को भी। वह से वह बोला, दूसरा है सृजन का स्वर्णयुग, तीसरा है आवारा श्रीकांत का ऐश्वर्य, चौथा है आपका देश, एक मिनट में पेन ले लूँ साथ में, चौथा है आपका कि देश की मुक्ति का व्रत, 5 है स्वाधीनता का रक्त कमल, 6वां है निष्कंपक